स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को कराएंगे। और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, या फिर अपने दोस्तों को शॉर्ट में नाम बता सकते हो चैनल का PS24। ठीक है, PS24 नाम बताएंगे तो परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में ये नाम है। आज हम आपको संस्कृत में जो जहाँ तक करा चुके हैं उससे आगे कराएंगे। ठीक है, पक्षियों के नाम, गिनती, ये वगैरह हम करा चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी है। आज कराएंगे जो इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में और संस्कृत में। ठीक है, जो संज्ञा होती है वही है। इसमें संस्कृत में अलग क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, ये ध्यान रखना। यानी जिस शब्द से किसी प्राणी, या फिर हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जिस शब्द से किसी प्राणी या फिर आप व्यक्ति भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी प्राणी, या फिर आप परिभाषा पहले से याद है और आपको याद है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति लिख लो, क्या दिक्कत है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। जिनको संस्कृत कठिन लगती है वो ध्यान रखें कि ये पॉइंट आपके हिंदी से रिलेटिव है, कुछ चेंज होगा। तो पास लायक तो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे आप नंबर प्राप्त कर सकते हो, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है। ठीक है, पुरुष है, विभक्ति है, संस्कृत में नाम पूछे जाएं, पक्षियों के नाम पूछे जाएं, फलों के नाम पूछे जाएं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हो। ठीक है, अब उदाहरण में क्या लिखेंगे? अब उदाहरण देंगे वो संस्कृत में देंगे, तभी तो पहचान होगी कि संस्कृत में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो। ठीक है, लिखना हिंदी में ही है, उदाहरण दे दो। रामः। ठीक है, और क्या दोगे? पुस्तक को लिखेंगे पुस्तकम। और क्या लिखोगे? कोई स्थान का नाम दे दो, प्रयाग है। भाव का नाम दे दो, भाव, क्रोधः। ठीक है, इतने हो गए, आदि लिख दो। तो आपने समझा कि अंतर कितना हमने किया, केवल उदाहरण संस्कृत में लिख दिए और आपकी जो परिभाषा है वो संस्कृत में बन गई। यही आपको लिखनी है। ठीक है, ये नहीं कि संज्ञा की जो परिभाषा है जो आपको संस्कृत में अनुवाद करके ये लिखना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में ही लिख देना, उदाहरण दे देना। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे। ठीक है, संज्ञा के जो भेद होते हैं, हिंदी वाले ही भेद, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 होंगी। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं संज्ञा के भेद।
संज्ञा के प्रकार कहें या भेद कहें, संज्ञा के भेद, आपके पेपर में भेद लिख के आता है, ठीक है। इसे ही समझने के लिए लिख लो संज्ञा के प्रकार। क्या लिख सकते हो? संज्ञा के प्रकार। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रत्येक विषय करा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और जितने भी हमसे पढ़े हैं 90+% आई है, क्योंकि 2 बैच हम पढ़ा चुके हैं। हम पढ़ा रहे हैं 2020 से पढ़ा रहे हैं, यानी 3 साल हो गए डीएलएड वालों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो हमें अनुभव है, हमें पता है कौन से प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा और आपको कैसे पढ़ाना है। किताबों में इतना लेंथी दिया होता है और डीएलएड की कोई स्पेशल बुक नहीं होती है, उसमें सिलेबस भी कवर नहीं होता है। आप डीएलएड की बुकों से पढ़ोगे और पेपर आप देखना, सभी पेपर आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें पतली पतली किताबें दे देते हैं, बस उसमें सिलेबस ही नहीं समझ में आता दिया क्या है। संज्ञा के भेद, तो एक साथ पहले लिख लो कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा लिख लो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और लिख लो चौथा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन इनसे पूछे जाएंगे। अभी एग्जाम हो नहीं रहा है, तो छोटे छोटे टॉपिकों को याद भी करते रहो, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये आपके 5 हैं। कितने हैं? मुख्यतः आपके जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं प्रकार? 5 आप लिख सकते। जहाँ पर मुख्यतः शब्द जुड़ जाता है, अगर एक आध कम ज़्यादा भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम मुख्य बता रहे हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 5। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। उससे पहले जो छात्र मैसेज कर रहे थे, सर कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए सभी विषय के, तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पेड नोट्स हैं, पेड पीडीएफ नोट्स सभी विषय के, ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं, जिन्हें क्लास लेने का टाइम नहीं है, तो पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। पेड पीडीएफ नोट्स हैं सभी विषय के, जो आपके 8 विषय हैं। कितने विषय हैं? 8, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सहयोग राशि देनी होती है। नंबर कौन सा है? इस पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 84 45 76 64 64 पर, ठीक है। इस पे मैसेज करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक सहयोग नॉर्मल राशि रहती है, जो मार्केट में आपकी गाइड वगैरह आती है, उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, इतना ही होगा। आप इस पे पता लगा सकते हो, ठीक है। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक एक करके इन्हें समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसकी जो सहयोग राशि रखी गई है वो आप नोट कर लें, क्योंकि बाद में मैसेज इतने आएंगे। 350 रुपये एक सहयोग राशि रखी गई है, ठीक है। इससे आप सभी विषय के 8 विषय के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र
कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कारणवश क्लास नहीं देख पाते हैं, जब उन्हें टाइम मिलता है ड्यूटी करने के बाद तब वो पढ़ते हैं, तो इस प्रकार आपने पढ़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं, इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, यदि हम किसी का नाम दें, जैसे हम कहें, जैसे किसी का नाम दें, ठीक है, हम कहें रोहित, ठीक है, यदि हम कहें रोहित, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, प्रॉपर नाम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का। वस्तु का हम कहें, जैसे गीता कहें या रामायण कहें, गीता, ये बुक है ना गीता वाली, गीता हटाओ नहीं तो आप ये समझोगे, यहाँ लिख दो रामायण। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है, रामायण क्या है, पुस्तक का नाम है। ठीक है, परिभाषा में क्या थी कि जिस शब्द से किसी प्राणी, प्राणी यानी व्यक्ति कह सकती हो, तो व्यक्ति का प्रॉपर नाम लेंगे, तो प्रॉपर नाम लेंगे तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं ना, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर वस्तु का नाम लेंगे, कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मानते हैं पुस्तक है, तो उसका यदि नाम लेंगे, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। स्थान है, यदि स्थान का नाम लेंगे, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, तो ये किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। तो यही आपको समझना था। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लो, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु स्थान का बोध कराते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण हमने बताया, संस्कृत में लिखोगे, किसमें लिखोगे, संस्कृत में, जैसे रामः, ठीक है, हिमालयः, रामायणः, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि बहुत से छात्र ये पूछेंगे कि सर प्राणी और व्यक्ति दोनों एक कैसे हो गए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर कहीं लिखकर बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं। जैसे प्राणी है, तो प्राणी में आपके मनुष्य भी आएगा, ठीक है, यानी व्यक्ति भी आएगा और जानवर भी आएंगे, वो भी तो प्राणी हैं, पशु पक्षी भी आएंगे, वो सभी आएंगे प्राणी में। ठीक है, ये चीज़ें समझ लो, इसलिए यहाँ पर प्राणी शब्द यूज हो रहा है बार बार। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है, जातिवाचक। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा है उसे समझते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपके में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में क्या है, अभी हमने बताया कि यदि हम कोई किताब है उसका नाम लेंगे, जैसे रामायण, तो व्यक्तिवाचक में
यदि हम कहेंगे पुस्तक तो जातिवाचक में। समझ में आ गया। किसी व्यक्ति का हम नाम लें जैसे रोहित तो आएगा व्यक्तिवाचक में। यदि हम कहें बालक यानी लड़का है तो बालक, तो ये किस में आएगा, ये आएगा जातिवाचक में। यानी जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराएं वो जातिवाचक। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने को आएगी और किस प्रकार लिखेंगे, सरल डेफिनेशन है। जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराएं, स्थान की जाति का बोध कराएं या कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो बालक यानी बालकः, संस्कृत में लिखोगे पर्वतः। ठीक है, पुस्तकम ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो। और नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रम से ही लिखे हैं हमने तो क्रम से ही लिखाते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, इसमें जो भाव होते हैं उनका बोध हो। ठीक है, भाव कौन से होते हैं, जैसे क्रोध, ठीक है, प्यास, ये भाव है ना, प्यास लग रही है, सुंदरता, बुराई, ये सभी क्या है, भाव हैं। बचपन, ये भाव है ना, तो ये सभी भाव के अंतर्गत आएंगे। यानी जो शब्द किसी भाव का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सरल डेफिनेशन है, जो शब्द किसी भाव का बोध कराएं, भाव का बोध कराते हैं, ऐसे लिखते हैं। भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हो आप। उदाहरण में क्या लिखोगे, बुराई, ये भी तो एक भाव है। क्रोध, ठीक है, ये भी तो एक भाव है। सुंदरता, ये भी तो एक भाव है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके समूहवाचक संज्ञा। जहां समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या लिखेंगे, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो। सरल डेफिनेशन, यहां समूह तो यहां समूह। ठीक है, यहां भाव तो अंदर भाव, भाव का बोध।
ये याद करने का तरीका है। जात तो जाति का बोध, ठीक है। व्यक्ति तो जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लें। समूह में क्या होता है? दल, सेना, ये समूह में होती हैं, ठीक है। फौज। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या लिखेंगे? जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें ही कहेंगे। जो शब्द या जिस शब्द से, जो शब्द क्या लिखा रहे थे यहाँ पर? जो शब्द। हाँ, तो यहाँ पर भी डेफिनेशन में लिख लेना, क्योंकि एक समान डेफिनेशन रहेंगी तो आपको याद भी रहेगा। जो शब्द किसी, ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई। तो यहाँ पर लिखेंगे जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो द्रव्य होता है इसमें ठोस, द्रव, गैस आते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो पदार्थ सभी आ जाएंगे। कौन कौन से उदाहरण में देख लेते हैं। आप सोना ले सकते हो, पानी ले लो, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल बहुत हैं। तो इस प्रकार आपने संज्ञा के टॉपिक को समझा। लिखने को तो ये किताब में भी लिखा है, लेकिन समझना है आपको। मेन मकसद क्या था? समझना, जिससे एक दिन में 3 पेपर हों तो आप दे सको। जब 3 पेपर होंगे तो क्लास में सुबह आपको 10 बजे एग्जाम सेंटर में अंदर कर लिया जाएगा और तीनों पेपर करवा के तब बाहर निकाला जाएगा। तो आप समझ लो, याद बाहर रिवीजन का टाइम भी नहीं है। तो पढ़ाई आपको पॉइंट टू पॉइंट करनी है और अभी से याद करते रहना है। ये आपकी ट्रेनिंग है, टीचर बनने के लिए ये ट्रेनिंग आपको कराई जा रही है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, जो भी करना था वो आपने कर लिया। उसके बाद ये ट्रेनिंग है टीचर बनने के लिए, ठीक है। आपको ट्रेंड किया जा रहा है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। यदि आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है और माता पिता के पैसे उसमें लगाए हैं फीस के रूप में, तो आपको, आपका भी फर्ज बनता है कि आप पढ़ें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।